कांग्रेस और बीजेपी के लिए सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला ही रोड़ा बने हुए थे विधानसभा में कि इस आदमी को हरा दो, विधानसभा आराम से चलेगी, कोई मुद्दे उठाने वाला नहीं है, शेरो शायरी करेंगे, आराम से विधानसभा चलेगी। गोपाल कांडा के साथ, और जो गोपाल कांडा की पार्टी थी हलोपा, उसके साथ इनेलो ने गठबंधन कर लिया। अभय सिंह जो है वो खुद की भी सीट गंवा गए, गोपाल कांडा भी हार गए। मतलब गोपाल कांडा से हाथ मिलाने का मतलब कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। आपको नहीं लगता इसका नुकसान हुआ? जब पार्टी एक थी, दुष्यंत चौटाला थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे, तब भी हमें उतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार अब अभय सिंह चौटाला जी देते। हम जाते हैं, काम कहते हैं, काम करते हैं, काम नहीं बनने का होता है तो साफ स्पष्ट मना कर देते हैं। भी तो वर्करों की खास पहचान होती है, और चौटाला साहब अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये तो चौटाला साहब के जो उस वक्त के जो नेता थे या फिर बाकी जो कार्यकर्ता है, ये बात कहते थे कि चौटाला साहब कार्यकर्ताओं का ध्यान जो है विशेष तौर पर रखते थे। लेकिन आपको लगता है कि फिर से वो चीज़ें बन पाएंगी? जाट आरक्षण आंदोलन के बाद जाटों में बहुत बड़ा जहर था बीजेपी के खिलाफ, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 15 विधायक थे। 15 के 15 विधायकों ने स्याही बदल के वो सुभाष चंद्र जी को जिताने का काम किया, और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि बीजेपी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले। लेकिन उचाना के लोगों ने 5 साल में ऐसा क्या कर दिया कि जिस बीजेपी से वो नफरत कर रहे थे और जिस बीजेपी में जाने की दुष्यंत से नफरत कर रहे थे, उन लोगों ने वहां विधायक ही बीजेपी का बना दिया। हमारे इलाके में बीजेपी जीती है, हमारे इलाके में चुनाव लड़ा जाता मरोड़ निकालने के लिए। हमारे इलाके में एक ही मैसेज था, अब की बार दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह की मरोड़ निकालनी। हमारे चुनाव जीती कांग्रेस जी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो टिकट मांग रहे थे, वीरेंद्र गोगलिया जी और दिलबाग सिंह जी, दोनों निर्दलीय चुनाव लड़े, और निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी चुनाव जीती है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चाहता कि ये दोनों चुनाव ना लड़े तो कांग्रेस वहाँ चुनाव जीत जाए। चौटाला साहब भी कहते थे कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं है। हमारे कार्यकर्ता और लोग मेहनत करेंगे, और मेहनत करके हम 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार 200% बनाने का काम करेंगे, और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन, और हमारे इंटरव्यू की खास सीरीज में आज बेहद खास मेहमान है। और जिस तरीके से हरियाणा में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है, हालांकि चुनाव होने के बाद भी कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, या जिन पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, बेहद खराब रहा, वो अब कहीं ना कहीं किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगी। और जिस तरीके से हम कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्षी दल है, बीजेपी की बात करें, और कभी आईएनएलडी जिसकी हरियाणा में सरकार भी होती थी, और बीजेपी की पहली टर्म में जब बीजेपी का हरियाणा में उदय हुआ तो इनेलो भी जो है वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका पे थी। लेकिन इनेलो जिस तरीके से एक विधायक के बाद 2 विधायकों पर आई है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार बनाने की बात हर चुनाव में की जाती रही है, लेकिन इनेलो जिस तरीके से लगातार जो है, हम चाहे वोट परसेंटेज की बात करें, डाउनफॉल जो इनेलो का चल रहा है, आखिर आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी वो अपना उत्थान करेगी, तो इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ इनेलो के युवा नेता अनिरुद्ध खटकड़ जी हैं, और खटकड़ साहब जो है वो उचाना विधानसभा से संबंध रखते हैं। खटकड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार करता हूं, और मैं आज बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहा हूं कि पत्रकारिता की दुनिया में आपका नाम बड़े जोर शोर से लिया जाता है। मेरे को आज आपसे वार्तालाप करने का मौका मिला, उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। लोगों का प्यार है, लोग ही हैं जो कहीं ना कहीं हमें पसंद करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से मैं बात करूँ आईएनएलडी की, और हर पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव जो लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है, लेकिन उचाना विधानसभा, अगर मैं यूँ कहूँ कि चौटाला साहब या फिर चौटाला गांव या फिर सिरसा के बाद जो चौटाला साहब का सबसे पसंदीदा जो इलाका रहा, उसमें ना सिर्फ उचाना नरवाड़ा, मतलब ये सराउंडिंग जो इलाका है वो कहीं ना कहीं रहा। और चौटाला साहब खुद वहाँ से विधायक भी रहे, चुनाव लड़ते रहे, उसके बाद फिर दुष्यंत चौटाला वहाँ से विधायक बने। लेकिन जो 2024 का जो चुनाव गया, किसी वक्त आईएनएलडी की जहाँ तूती बोलती थी, तो वो कहीं ना कहीं आईएनएलडी 7वें नंबर पर चली गई, और दुष्यंत चौटाला जो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम थे, विधायक थे उचाना से, वो 5वें नंबर पर चले गए। बड़ी बात क्या है खटकड़ साहब, जो लोकदली चाहे जेजेपी में गया हो या लोकदली चाहे इनेलो में रहा हो, जिस तरीके से वोट परसेंटेज खिसक रहा है, और जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लगातार डाउनफॉल आ रहा है,
आपको क्या लगता है कि आखिर आने वाले जो चुनाव, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव होने, उसके बाद भी चुनाव होने, किस तरीके से पार्टी सर्वाइव करेगी? देखो, चौधरी देवीलाल जी से लेके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला को जींद के लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है। जी चौधरी देवीलाल जी ने जब भी संघर्ष किया वो जींद की धरती से शुरू किया, जी क्योंकि न्याय युद्ध की बात कर ले, न्याय युद्ध जींद से उन्होंने शुरू किया। चौटाला साहब और डॉक्टर अजय सिंह को जब जेल हुई तो चौधरी अभय सिंह जी ने न्याय युद्ध जींद की धरती से शुरू किया। जी तो जींद के लोगों का हमेशा प्यार प्रेम चौटाला परिवार के साथ बड़ा रहा। 2019 में पार्टी में विभाजन हुआ, जींद के ज्यादातर लोग दुष्यंत चौटाला के साथ चले गए। उन्होंने जींद में 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा जींद के लोगों ने उन्हें देने का काम किया, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ लोगों ने उनको वोट दिया था और बाद में उन्होंने बीजेपी से अलायंस कर लिया, गठबंधन कर लिया। तो लोग उससे बड़े हताश और निराश थे और लोगों में एक मैसेज चला गया था कि कांग्रेस की एक नीति थी कि वे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी बीजेपी के ही आदमी है, और लोगों में वो मैसेज चला गया कि ये परिवार बीजेपी के साथ मिलता जुलता परिवार है, क्योंकि पहले भी गठबंधन में बीजेपी के साथ हमारी सरकार ही रही है। तो लोगों में ये मैसेज लोगों के दिमाग में फिट बैठ गया और इनेलो इस मैसेज को कहीं ना कहीं हटा नहीं पाई। जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि जो एनएलडी है वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, लोगों के जहन से ये चीज एनएलडी और आपके नेता निकाल नहीं पाए। हम इसीलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि पार्टी का जो विभाजन हुआ उससे लोग और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो 2 जगह पे बट गए और कांग्रेस को उस चीज का फायदा मिल गया जी। और लोगों ने देखा कि अब बीजेपी को कोई प्रदेश से बाहर कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। लोगों के पास सिर्फ कांग्रेस एक ऑप्शन बच गया था। तो कांग्रेस, लोग अंधे होके कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, क्रेज था बिल्कुल। लोकसभा की बात करूंगा, जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा हिसार लोकसभा से, तो हमारे गांव में कई गांवों में एजेंट भी नहीं थे जी, और लोगों ने फिर भी कांग्रेस को वोट दिया। कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई उनकी अपनी कार्यकारिणी नहीं है कांग्रेस की, तो भी 5 सांसद जीत के आ गए। लोग अंधे होके कांग्रेस के लिए लगे हुए थे। लेकिन जहां विधानसभा की बात आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड कांग्रेस ने छोड़ दिया। 72 सीटें बताते हैं कि उनके कहने पे कांग्रेस हाईकमान ने दी और उन्होंने बीजेपी के साथ साठ गांठ करके बीजेपी की सरकार को लाने में अहम भूमिका निभाई और जनता उससे अब निराश है। अब जैसे आने वाला समय जो है, जेजेपी को लोगों ने देख लिया है, कांग्रेस को लोगों ने देख लिया है, अब सिर्फ उनके सामने एक ही ऑप्शन बचा है, वो इंडियन नेशनल लोकदल बचा है। जी खटकर साहब, मैं एक एक करके आपसे सवाल करूंगा। आपने काफी बातें बताई। जिस तरीके से आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला को विधायक इसलिए बनाया था 2019 में, 10 विधायकों को, और जींद में से 5 में से 3 सीटें इसलिए दी थी कि कहीं ना कहीं ताऊ देवीलाल का भाई पड़पोता है और कहीं ना कहीं उनके सपनों को पूरा करेगा। और आपने कहा कि लोग गुस्सा भी इसलिए हुए कि वो बीजेपी के साथ अलायंस कर गए, यानी कि बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी के खिलाफ उनको जिताया था। लेकिन उचाना के लोगों ने 5 साल में ऐसा क्या कर दिया कि जिस बीजेपी से वो नफरत कर रहे थे और जिस बीजेपी में जाने की दुष्यंत से नफरत कर रहे थे, उन लोगों ने वहां विधायक ही बीजेपी का बना दिया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला जो है 5वें नंबर पर चले गए और लोकदल की बात करूं तो 7वें नंबर पे, यानी कि 8वें नंबर पे तो आम आदमी पार्टी वो आपके बाद गई। आपसे पहले 2 निर्दलीय, आपसे पहले दूसरे नंबर कांग्रेस का और पहले पे बीजेपी। तो जिन लोगों को नफरत दुष्यंत से थी, जिन लोगों को बीजेपी से नफरत थी, उसी मतलब उस खास तौर पर मैं उस गर्म इलाका उसको कह सकता हूँ, हॉट इलाका है उचाना के सराउंडिंग, तो बीजेपी को जिता दिया। हमारे इलाके की मैं बताता हूँ आपको, हमारे इलाके में बीजेपी जीती है। हमारे इलाके में चुनाव लड़ा जाता मरोड़ निकालने के लिए। हमारे इलाके में एक ही मैसेज था, अब की बार दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह की मरोड़ निकालनी है। हमारे चुनाव जीती कांग्रेस जी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो टिकट मांग रहे थे, वीरेंद्र गोगड़िया जी और दिलबाग संडील जी, दोनों निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी चुनाव जीती है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चाहता कि ये दोनों चुनाव ना लड़े तो कांग्रेस वहां चुनाव जीत जाती। यानी कि आप कह रहे हो कि कहने की 60 गांठ थी, 60 गांठ थी, बिल्कुल 100%। अच्छा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार इनेलो की तरफ से कहा जाता रहा है, चाहे अभय सिंह की बात करें या अन्य लोकदल के नेताओं की बात करें, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो खुद बीजेपी के इशारे पर काम करता है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो को लगातार बीजेपी की बी टीम बताते हैं। तो ये जो संशय है, अच्छा मैं खास तौर पर बात करूं, वैसे तो कहीं ना कहीं चुनाव में जाति पाति नहीं होती, लेकिन हर कोई राजनेता जब टिकटें दी जाती है
है ना, कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को साधा जाता है। खास तौर पर जो लोकदली जो वोट बैंक था, जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सारा का सारा अधिकतर वोट बैंक शिफ्ट हुआ कांग्रेस में। अब उस वो जो वोट बैंक है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी भूपेंद्र हुड्डा से। जैसे आपने कहा ना, लोग अंधे हो गए थे, लोगों में क्रेज था, ये कांग्रेस की तो एक तरफा सरकार आ रही है, 60 65 70 75 पता नहीं अलग अलग बातें की जाती थी। तो वो जो लोग हैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एनएलडी मतलब ऐसी क्या फिलोसफी अपनाएगी, क्या इनेलो ऐसी रणनीति अपनाएगी कि जो लोग अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो घर वापसी कर ले और वापसी फिर लोकदल में आ जाए। देखो, आपने बात की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। जी। हम कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूँ। जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ था। चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे और सुभाष चंद्रा निर्दलीय थे। जी। और सुभाष चंद्रा के बराबर में हमने आर के आनंद को चुनाव लड़ाया था। जी। जाट आरक्षण आंदोलन के बाद जाटों में बहुत बड़ा जहर था बीजेपी के खिलाफ। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 15 विधायक थे। 15 के 15 विधायकों ने स्याही बदल के वो सुभाष चंद्रा जी को जिताने का काम किया। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि बीजेपी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हुए। इस बात का जवाब जो है वो बार बार, हालांकि पुराना मामला हो गया, उससे नया मामला जो कार्तिकेय शर्मा, विनोद शर्मा के बेटे, जो कहने की बीजेपी समर्थित थे, वो निर्दलीय है लेकिन बीजेपी समर्थित जब वो कहने की उम्मीदवार थे राज्यसभा के, तो खुद इनेलो का जो एक वोट था अभय सिंह ने खुद कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन देने का काम किया, ये भी आरोप लगाते और दिया भी था। ये तो हमने स्पष्ट किया ना। अभय सिंह जी ने जब उनको वोट देने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी चंडीगढ़ में, अभय सिंह जी ने कहा था कि मेरे पिताजी जेल में थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में थे, और उन्होंने अजय सिंह से भी ज्यादा चौटाला साहब की सेवा की। मैं उसके नाते कार्तिकेय शर्मा को वोट दे रहा हूँ। हमारा कोई बीजेपी और जेजेपी के साथ वो उनका सपोर्टेड उम्मीदवार था, उसके लिए हम वोट नहीं दे रहे थे। हमने अपना एक निजी कारण था, उसके लिए इनेलो कहाँ निजी कारण ढूंढेगी? आपने इसका बता दिया कि भाई उनकी कहीं ना कहीं जब वो जेल में थे उनके भाई, तो चौटाला साहब की कहने की मदद उनकी की, जो भी एक जेल के अंदर जो सहारा लगाना होता है, यानी कि बुढ़ापे का सहारा उस वक्त वो जेल में बने। लेकिन इनेलो बहुत बार इन चीजों को डिफेंड कर रही है, लेकिन जनता ना तो जनता समझ पा रही, ना आप जनता के बीच में चीज डाल पा रहे। अभी नया उदाहरण 2024 विधानसभा चुनाव का गोपाल कांडा, जिसके खिलाफ हमेशा ही लोकदल रही है। और जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला जो है, जब एलनाबाद को उपचुनाव हुआ था, आपको अच्छे से ध्यान है, गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा वो बीजेपी से कैंडिडेट थे। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बलात्कारी हैं, है ना, इस तरीके की बहुत सारे आरोप इनेलो की तरफ से लगाए जा रहे थे, उसी के साथ जो है कहीं कि गोपाल कांडा के साथ, और जो गोपाल कांडा की पार्टी थी हलोपा, उसके साथ इनेलो ने गठबंधन कर लिया। अभय सिंह जो है वो खुद की भी सीट गंवा गए, गोपाल कांडा भी हार गए। मतलब गोपाल कांडा से हाथ मिलाने का मतलब कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। आपको नहीं लगता इसका नुकसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि उसका नुकसान इसीलिए हुआ है कि गोपाल कांडा ने जब वो एक टिप्पणी दी कि बीजेपी बिल्कुल के साथ हैं हम, तो उसके बाद थोड़ा बहुत लोगों में मैसेज गया है कि ये तो बीजेपी का आदमी है, और थोड़ा बहुत उसको, हमारी पार्टी को उसका नुकसान हुआ है। लेकिन जब वो टिप्पणी आई तो अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट किया कि अगर गोपाल कांडा बीजेपी के साथ है तो हमारा इससे कोई समझौता नहीं है। लेकिन उसका नुकसान हमें फिर भी हुआ। सीट तो गंवानी पड़ी ना। अब देखिए एलनाबाद मतलब इनेलो का गढ़, और जब किसान आंदोलन फर्स्ट चल रहा था, है ना, 13 महीनों से ज्यादा किसान जब बैठे रहे थे, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत उस आंदोलन में हुई थी, और अभय सिंह पहले इकलौते विधायक, आप लोग बड़ा फकर से कहते हैं, और ये बात थी भी कि किसी की जब हिम्मत नहीं थी तो अभय सिंह ने कहीं कि किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया। उपचुनाव जब होता है तो करीब वो 6,500-7 हजार से उपचुनाव जीत पाते हैं, सारा का सारा किसानी हल्का। तो वही किसान जो है 2024 आते आते अभय सिंह के खिलाफ हो जाते हैं, वहां से कांग्रेस का विधायक जीत जाता है। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा अभय सिंह के सामने, क्योंकि जब उपचुनाव था तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि गोपाल कांडा मेरा अच्छा मित्र है और इसका ध्यान रखना। तो अब 2024 का जो आम चुनाव हुआ है उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाता है और जोर शोर से उठाता है। कांग्रेस और बीजेपी के लिए सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला ही रोड़ा बने हुए थे विधानसभा में कि इस आदमी को हरा दो, विधानसभा आराम से चलेगी, कोई मुद्दे उठाने वाला नहीं है, शेरो शायरी करेंगे, आराम से विधानसभा चलाएंगे। चलो मान लीजिए आप कह रहे भी 60 गांठ, हालांकि राजनीति में
कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जब जिसको जरूरत पड़ती है वो अपने यूटिलाइज, अपनी अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से एक दूसरे की मदद करते भी हैं, लेते भी हैं। और अब जब से सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग भी चीज़ों को जानते भी हैं। बहुत सारी फ़ोटो भी वायरल हो जाती हैं, वीडियो वायरल हो जाती हैं, ऑडियो कहीं न कहीं फ़ोन कॉलिंग वायरल हो जाती है। तो सारे नेता अपनी सहूलियत के अनुसार जो है एक दूसरे की मदद लेते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन खटकर साहब, जिस तरीके से जो इनेलो पार्टी ये कहती थी कि आने वाला समय हमारा है ना? और एक वक्त तो वो भी था बोला कहीं न कहीं जिस तरीके से चौटाला साहब के बारे में कहें, और उनके जाने के बाद लगातार पार्टी जो है वो लगातार डाउन जिस तरीके से जा रही है, सीटें जहाँ बढ़ने की उम्मीद थी। और उसमें बड़ी बात क्या थी, आपने कहा ना भी दुष्यंत चौटाला जब अलग जो पार्टी बनी जेजेपी इनेलो से निकल के, तो लोग गुमराह हो गए थे और उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। लेकिन 2024 में तो लोग गुमराह नहीं हुए। आप ना तो दुष्यंत चौटाला को डिफेंड कर पाए, आप कह रहे हैं कि उन्हें पीठ में छुरा घोंपा, झूठे सपने दिखाए, ना तो आप दुष्यंत चौटाला डिफेंड कर पाए, ना आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डिफेंड कर पाए, ना आप जो है कहीं न कहीं बीजेपी को डिफेंड कर पाए। और पार्टी जिस तरीके से डाउनफॉल में जा रही है, तो लगता है आपको कि ऐसी क्या रणनीति होगी कि खास तौर पर जो वर्कर जो कहीं न कहीं लोकदल के हैं, जो कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और इनेलो में तो वर्करों की खास पहचान होती है। और चौटाला साहब अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये तो चौटाला साहब के जो उस वक्त के जो नेता थे या फिर बाकी जो कार्यकर्ता है, ये बात कहते थे कि चौटाला साहब कार्यकर्ताओं का ध्यान जो है विशेष तौर पर रखते थे। लेकिन आपको लगता है कि फिर से वो चीज़ें बन पाएँगी? बिल्कुल बिल्कुल बन पाएगी। मैं बताता हूँ आपको, हमारा 19 में 1-1.5% वोट आया था। हुँ। अब की बार हमारा 4.5% वोट आया है। 25% भी तो आता था ना? 25% आता था, लेकिन वो पार्टी विभाजन के बाद एकदम इतना ईज़ी नहीं होता कि आप एक चुनाव में आपकी पार्टी टूटी, अगले तक आप सर्वाइव करके आप सरकार ले आओगे। धीरे-धीरे चीज़ें बदलती है। 2029 तक हम मेहनत करेंगे। हमारा जो वोट बैंक और जो हमारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के गए थे, उनको हम साथ लाने का काम करेंगे। 2029 में तो परिसीमन भी चेंज हो जाएगा ना? बिल्कुल तो हो कहीं न जाएगा। कहीं नई कहीं न कहीं विधानसभाएँ बनेगी, बहुत सारे अब जैसे उचाना में शायद 66 गाँव हैं। तो 66 बहुत सारे जो ऐसे-ऐसे हलके हैं, जो नए हलके बनेंगे, इधर के गाँव इधर, है ना? क्योंकि 2009 में जब परिसीमन हुआ था, उसके बाद ये अब 2029 यानी कि जिस तरीके से नया कहीं न कहीं दायरा होगा, नए गाँव होंगे, फिर कहीं न कहीं इनेलो कह देगी कि परिसीमन हुआ था, तो वो हम चीज़ें नहीं समझ पाए। और बड़ी बात खटकर साहब पता क्या है? बड़ी बात है जो इनेलो का वर्कर भी है, वो वर्कर तो कहीं न कहीं काम करता है, लेकिन जब आपके सेनापति हार जाते हैं ना, जब सेनापति हार गया, तो पीछे खड़ी सेना क्या करेगी? जब अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव हार गए, भले ही 2 विधायक जीत गए, दोनों युवा, अर्जुन चौटाला और कहीं न कहीं आदित्य देवीलाल, दोनों जीते, लेकिन अभय सिंह के हारने का तो गम अब भी है। सेनापति आपका हार गया तो सेना क्या करेगी? देखो, ये राजे महाराजाओं का समय नहीं है कि भाई सेनापति हार गया तो और आपके एरिया पे या जो आपका महल होता है उस पे कब्जा कर लिया। ये चुनाव है, 5 साल बाद आएंगे, हमारा सेनापति फिर जीतेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात तो 25 सालों से लोग सुन रहे हैं। जब से चौटाला सरकार गई है ना, हुड्डा सरकार आई, बीजेपी की 3 बार सरकार आ रही, वो ठीक है, ये कहीं न कहीं जान भरती है चीज़ें वर्करों में, है ना? उनकी हिम्मत पैदा करती है। लेकिन खटकर साहब आप युवा हैं, और जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को कहा जाता था, अभय सिंह खुद कहते थे, ये तो छोरों का टोळ है ना? इनसे कुछ नहीं होता, सरकारें ऐसे नहीं आती। तो युवा जब रीढ़ की हड्डी जो है, जब उसको कहीं न कहीं मजबूत नहीं किया जाएगा, उसके साथ बात नहीं की जाएगी, उसके साथ मीटिंगें नहीं की जाएगी, उसको ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जाएगी, कैसे युवा आपके साथ जुड़ेगा? क्या आपके एफर्ट्स हैं? जो कहीं न कहीं उनके बेटे हैं, अभय सिंह के बेटे, क्योंकि चौटाला साहब के देहांत के बाद तो ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई। उनको पगड़ी भी जो पहनाई गई है, और हम अभय सिंह चौटाला को इनेलो सुप्रीमो कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के बाद तो अभय सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिल्कुल। तो इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह हुए। तो अभय सिंह क्या ऐसा बदलाव करेंगे अपनी दिनचर्या में, अपनी रणनीति में, ऐसी क्या राजनीति करेंगे कि जो कहीं न कहीं डाउनफॉल जिस तरीके से पार्टी का वो फिर से उठ पाएगा? देखो, मेन बात तो ये कह सकते हैं कि 2026 में जब परिसीमन होगा, उसके बाद रणनीतियाँ सारी पार्टियाँ अपनी रणनीतियाँ बनाएगी। उसके बाद पता चलेगा कौन गाँव टूटकर कहाँ गया है, कौन से हल्के में कौन से नए गाँव ऐड हुए हैं। उसके बाद पार्टियाँ रणनीतियाँ बनानी शुरू करेगी, और उसके बाद जो पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो अपने हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। उसके बाद चीज़ें उभर के सामने आएगी। आपने कहा कि राजे महाराजाओं का समय नहीं है, सेनापति, सेना, महल, लेकिन हम आपके ही परिवार के दिग्विजय सिंह की बात करें। दिग्विजय तो खूब कहते थे
कि जो मेरे चाचा है अभय सिंह, वो 11-12 बजे उठते हैं और कहीं न कहीं लोग जिस तरीके से डरते हैं मिलने से, जो वर्कर हैं, कोई जिला अध्यक्ष है या अन्य पदाधिकारी है, वो ये देखते हैं कि भाई मूड क्या है अभय सिंह का, मिला जाए ना मिला जाए। और इस तरह की बातें खूब जेजेपी जब अलग हुई, खूब प्रसारित की और आपके जींद के लोगों ने वो बातें मानी भी। तभी तो 10 सीटें दी ना, जींद के सराउंडिंग 7 सीटें आई हैं जेजेपी की 2019 में। तो जिस तरीके से अभय सिंह जो है, वो जो अपना लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से सबको पता उसके बारे में, लगता है वो बदलाव कर पाएंगे, और अब नहीं तो फिर कब? देखो, दिग्विजय चौटाला जो भी कहता है वो सब झूठ है। मैं एक युवा होने के नाते मैं आज तक अभय सिंह चौटाला से जब भी मिला हूँ, मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है। अभय सिंह चौटाला से आप समय लो, टाइम पे मिलते हैं, टाइम पे उठते हैं, और इतना प्यार प्रेम अभय सिंह चौटाला युवाओं को देते हैं ना। मुझे तो आज तक, जब पार्टी एक थी, दुष्यंत चौटाला थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे, तब भी हमें उतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार अब अभय सिंह चौटाला जी देते। हम जाते हैं, काम कहते हैं, काम करते हैं, काम नहीं बनने का होता तो साफ स्पष्ट मना कर देते हैं। आप कह रहे हो कि अभय सिंह, भाई कहते हैं लोग, कहते हैं जुबान के धनी है, अगर काम फोन तभी करते हैं जो काम होने वाला नहीं तो मना कर देते हैं, भाई सबके सामने बोल देते हैं। लेकिन अभय सिंह को लेकर दो तरह की राय है लोगों की, उनके चाहे समर्थक हो या विरोधी हो। एक बात बड़ी खुलकर कहते हैं, भाई अभय सिंह जो है वो अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान, इस तरह की बात की जाती है। और दूसरे जो हैं वो अभय सिंह को गुंडा प्रवृत्ति का, एक उस तरह का भी देखते हैं। और खुद उनकी जो भाभी है नैना चौटाला, उन्होंने तो आरोप भी लगाए थे कि मतलब खूब खुल के बातें कही थी। लेकिन जिस तरीके से ये जो मिथ्या लोगों के बीच है, खासकर युवाओं के बीच, ये अभय सिंह कब तक तोड़ पाएंगे, या उनके बेटे कब? क्योंकि सिर्फ ये कह देना, जैसे आपने बताया भी हमें टाइम देते हैं, अभय सिंह मिलते हैं, तो जो जनता है वो जब तक वोट में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि राजनीति का पैमाना क्या है? वोट। वोट। वोट में तब्दील नहीं होगी तो आप अच्छे अच्छे कहते रहिए, और जो खराब वो खराब कहते रहेंगे। पैमाना जो है वोट है, चुनाव है, तो आप तो लगातार पिछड़ रहे हो उसमें। पिछड़ तो नहीं रहे नैन साहब, हमारा वोट बैंक मैंने अभी भी बताया आपको बढ़ा है, लेकिन 25% से 1-1.5 पे आया, फिर 4 पे आया। अब 2029 तक हम लोगों के बीच में जाएंगे। अभय सिंह चौटाला युवाओं से मिलेंगे, युवा हम सम्मेलन करेंगे आने वाले समय में, और पार्टी की जो नीतियां उनको हम बताएंगे। जो हमारा वोट बैंक टूट के गया था, हमारे कार्यकर्ता गए थे, दुष्यंत के पास जितना हमारा वोट बैंक और कार्यकर्ता गया था, वो अब आज के टाइम निराश है। वो कहीं ना कहीं भूले भटके कांग्रेस के साथ चले गए थे। उनको आशा थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस में आप चले जाओ। उनको वहां भी निराशा हाथ लगी। एक भी ऐसा आदमी नहीं है, 100% में से 1% तो मैं कुछ कह नहीं सकता, 99% जो लोकदल से गए हुए आदमी कांग्रेस में गए थे, उनको किसी को टिकट नहीं मिली, सब निराश है। आप परमेंद्र सिंह डुल जी को ले लीजिए, प्रदीप गिल जी को ले लीजिए, जिनसे बहुत सारे नेता हरियाणा नेता में है जो आज बिल्कुल शांत बैठ चुके हैं कांग्रेस से। अब उनके हालांकि पास बहुत सारे नेता एडजस्ट भी हुए हैं अलग अलग पार्टियों में, बीजेपी में एडजस्ट हुए बहुत सारे नेता जो आज मंत्री हैं, विधायक हैं, और बहुत सारे नेता कांग्रेस में जाके विधायक हैं जो कभी इनेलो के विधायक होते थे। एडजस्ट भी हुए, खराब भी हुए। वही तो कह रहा हूँ मैं, 1-2% एडजस्ट हुए, 95% नेता आज भी शांत बैठे। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है और कोई। वो अपने पुराने घर में आएंगे, नेताजी चौधरी अभय सिंह जी उनसे बातचीत करेंगे, उनको हम वापसी कराएंगे निश्चित तौर खटकर पे। साहब, एक इनेलो को लेकर एक बात ये भी कही जाती है, क्योंकि आप युवा हैं तो इसलिए आप बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं, कि कहीं ना कहीं इनेलो जो है, लोकदल जो है, वो परंपरागत राजनीति करती है अब भी। जो नया कहीं ना कहीं युवा है और सारी चीजें बदल चुकी है। आपको लगता है कि आपकी जो राजनीति का तरीका है, रणनीति है, उसका बदलाव करने की जरूरत है? इसको हम सही तरीके से देखें कि दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से जेजेपी बनाकर और जो लोगों के बीच गए, है ना, एक नए जोश जुनून के साथ, उन्होंने तमाम उस टूल किट्स का प्रयोग किया जो कहीं ना कहीं आज के समय की जरूरत है। लेकिन लोकदल जो है पुराने ढर्रे पर चल रही है। जो पुराने तरीके से राजनीति होती थी चौधरी देवलाल के टाइम में, चौटाला साहब के टाइम में, उसी तरीके से लोकदल अब भी कर रही है। देखो, लोकदल जो पार्टी है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग लोकदल को उसी परंपरागत तरीके से देखना पसंद करते हैं। और मैं बताता हूँ आपको, जहाँ बात है युवाओं की और उनकी, अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि भाई हम 45 सीटें युवाओं को देने का काम करेंगे। हमने राजनीति में थोड़ा बदलाव भी लेके आए, हम 45 सीटें युवाओं को किसी पार्टी ने नहीं दी। इंडियन नेशनल लोकदल ने 45 सीटों पे युवाओं को चुनाव लड़ाया। मेरे खुद हल्के का जो कैंडिडेट था वो युवा था, विनोद नाम था उनका, विनोद नाम।
तो ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संगठन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है पार्टी की, और लोकदल कम से कम ऐसी पार्टी है जिसका संगठन हमेशा मजबूत रहा है ना? प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष या फिर अन्य जो पदाधिकारी हैं, यानी कि लोकदल की पहचान उसके वर्कर होते हैं, और ये आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, कहीं न कहीं लंबे समय से उसका संगठन नहीं है। बीजेपी इस मामले में काफ़ी आगे है, लेकिन लोकदल संगठन होने के बावजूद भी वो बेहतर परिणाम नहीं दे पा रहा, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखो, मैंने एक दफा एक किताब में पढ़ा था, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल। ठीक है। आप इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम निरंतर मेहनत करेंगे, और मेहनत करके चौटाला साहब भी कहते थे कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं है। शब्द नहीं है। हमारे कार्यकर्ता और लोग मेहनत करेंगे, और मेहनत करके हम 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार 200% बनाने का काम करेंगे, और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। चलो, अच्छी बात है। बड़ा चैलेंज तो आपके लिए ये है खटकर साहब कि जैसे आपने कहा भी लोकदल ग्रामीण प्रवेश की पार्टी है, और ये तमाम लोगों को पता है कि ग्रामीण प्रवेश में ज़्यादा तादाद किसकी होती है ना, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जिसकी आप बात करें ना कि वो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे क्रेजी थे, पागल थे, वो लोग फ्लोटिंग कर रहा है, वो ठगा महसूस कर रहा है, यानी कि वो किसी की तरफ नहीं है, ना वो बीजेपी के पास, ना वो हुड्डा साहब के पास, ना वो लोकदल के पास, ना वो दुष्यंत के पास। वो फ्लोट कर रहा है, उड़ रहा है, देख रहा है कि क्या लोकदल उस वोट बैंक को लाने में कामयाब हो पाएगी। निश्चित रूप से हम उनको साथ लाने में कामयाब होंगे, क्योंकि कांग्रेस में आपसी झगड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि मैं हाईकमान का निजी हूँ, शैलजा कहती है कि मैं हाईकमान की निजी हूँ। लोगों को उनके अंदर 2024 में जो लोगों ने देखा था, अब वो लोगों का जो भ्रम था वो मिट चुका है। अब उनके पास सिर्फ एक ही नेता बचा है, अभय सिंह चौटाला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खटकर बहुत बहुत साहब धन्यवाद। हमें समय देने के लिए। तो ये थे इनेलो के युवा नेता अनिरुद्ध खटकर साहब। और जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि उम्मीद चुनाव में तो सभी ने देखा कि कांग्रेस जो है वो भी इनेलो पर आरोप लगा रही थी, इनेलो जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी से मिले हैं, लेकिन सब दूध का दूध पानी का पानी हुआ। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में तो ये भी चर्चा थी कि भाई इनेलो और जेजेपी को वोट देने का मतलब वोट खराब करना। तो अधिकतर लोगों ने वोट जो है वो कांग्रेस को दिया था, जो बीजेपी के खिलाफ थे। अपना वोट बैंक जो है वो कहीं न कहीं खराब नहीं किया। विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहीं नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो हरियाणा में फिर से आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम की तमाम चीज़ें हुई, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो जिस तरीके से इनेलो को उम्मीद है, इनेलो के नेताओं को उम्मीद है, और जैसा खटकर साहब ने बताया कि ये नई उम्मीद के साथ और रणनीति में किस तरीके से बदलाव करना है, युवाओं को जिस तरीके से पार्टी में जोड़ना है, नई सिरे से जो एक मेहनत करने की बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इनेलो के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि जो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या लोकदल उन तमाम लोगों को, उन तमाम नेताओं को और उन वर्कर्स को जो है क्या अपने साथ जोड़ पाएगी? आखिर इंडियन नेशनल लोकदल के राजनीतिक भविष्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? खुलकर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दबाकर शेयर भी करें।